अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं एडवोकेट मोमना फुरकान लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्कशन ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर 16A है, जिसके अंदर बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के। हमें अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट हासिल है कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। तो जब इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने की कोशिश की जाती है या हमें किसी डायरेक्शन में जाने से रेस्ट्रेन किया जाता है, तो ये क्या चीज़ बनती है? आया कि ये सिविल नेचर की ऑफेंस बनती है या क्रिमिनल नेचर की ऑफेंस बनती है? तो इसी चीज़ को डिस्कस करता है हमारा पाकिस्तान पिनल कोड 1860, और जिसका चैप्टर है 16A। और इसके अंदर जो ऑफेंसेस इसको डील कर रही हैं वो 339 टू 348 तक हैं। अच्छा, अब अ, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बता देता है कि भाई हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लेकिन अगर हमें कोई चार दीवारी में घेरने की कोशिश करता है, यानी कि हमें उससे बाहर निकलने नहीं देता। चार दीवारी से मुराद यहाँ पर कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई हाउस हो सकता है, कोई ऐसी जगह हो सकती है कि जिसकी चार दीवारी हो, जिसने अहाता किया हो किसी चीज का, या फिर पार्क की एक शेप भी हो सकती है। अगर हमें उस जगह पे रोका जाए तो वो कौन सी ऑफेंस बनेगी? और अगर हमें सीधा जाने से रोका जा रहा है, ऑनवर्ड्स हम जा रहे थे वहां से जाने से रोका जा रहा है, ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाएगी? तो इस चैप्टर में हम यही चीज पढ़ेंगे और इसके अंदर मजीद और ऑफेंसिव ऐड हो जाएंगी, जो कि हिनियसनेस में इजाफा भी कर सकती हैं, और कुछ और चीजें अंदर ऐड होंगी जो कि इसको मजीद बढ़ा देती हैं इनकी सजाओं को। अच्छा जी, अब साथ में ये भी बता दूं कि जब आप रोंगफुल रेस्ट्रेंट का वर्ड पढ़ते हैं, रोंगफुल रेस्ट्रेंट यानी कि हम इसे कहते हैं मुजाहमत बेजा, कि जिस चीज की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, वो मुजाहमत करना। ठीक है, तो उर्दू में हम क्या कहेंगे? मुजाहमत बेजा। और जब बात की जाती है रोंगफुल कन्फाइनमेंट की, उसे कहा जाता है हब्से बेजा। अब हब से मुराद यही है कि इंसान अपने आप को कंजेस्टेड फील करता है कि भाई इसने इस तरह से क्यों किया, या ऐसी जगह पर बैठा हुआ है कि जो मुहित है, जो अहाता किए हुआ है इर्द गिर्द। ठीक है, जबकि रेस्टोरेंट से मुराद ये है कि आप ऑनवर्ड्स जा रहे थे, वहां पर आपको रोका गया है। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बैक हो सकते हैं, आप राइट हो सकते हैं और लेफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन है, बट आप मूव ऑन नहीं कर सकते। तो इस दोनों की डेफिनेशन अब हम रीड करते हैं कि इसके अंदर क्या बात कही गई है। सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन इससे मुतल्लक बनाया और उसको उर्दू में भी एलेबोरेट करने की कोशिश की है, वो ये है कि मुज़ाहमत पे जा की तारीफ करें कि क्या चीज़ होती है, और इससे मुतल्लिका दफ़ा का अहाता भी करें। तो सबसे पहले तो हमने ये चीज़ बतानी है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, वो किस सेक्शन में मौजूद है। तो वो हमारा बनता है 339। अब इसके मुताबिक डेफिनेशन क्या है कि कोई शख्स जो किसी दूसरे शख्स को अमदन यानी कि इरादतन इस तरह से मुजाहिम करता है कि उस शख्स को ऐसी सिमत में जाने से रोके जिसमें जाने का वो इस्तेहकाक रखता हो, तो कहा जाएगा कि मुजाहमत बेजा की गई है। अब मकसद क्या है कि ऐसा रास्ता, अगर वो वहां जाने से राइटफुल नहीं था, यानी कि उसको ना, उसका हक नहीं था वो उधर जाता, और वहां जाने से उसको रोका गया, तो हम फिर ये नहीं कह सकते कि भी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट हुआ है। फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं है। यहाँ पर बात क्या की गई है कि एक ऐसा रास्ता कि जिस पर जाने से आपको इस्तेहकाक हासिल था, लेकिन वहां पर हक होते हुए आपको जाने नहीं दिया गया, तो फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है। इसकी सबसे पहली जो चीज है वो ये बनती है कि राइटफुल थे आप जा सकते थे, आपको रोका गया। ठीक है, आपको मुज़ाहमत की गई, लेकिन अगर आपका हक ही नहीं बनता था उस रास्ते पर जाने को, और उसके बावजूद आप गए और आपको रोका गया, और फिर आप कहेंगे भाई ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट था, तो ये इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करता और ना ही ऑफेंस बनती है। अच्छा जी,
दूसरी चीज क्या आती है कि हु एवर, इसी की डेफिनेशन इंग्लिश में है, जो हमारी लैंग्वेज ऑफ लॉ है। हु एवर voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has right to proceed। अब देखें, कोई भी शख्स है यहाँ पर, ठीक है, हु एवर से मुराद कि वो, उसको किसी ने, वॉलंटरली का वर्ड यहाँ पर क्यों यूज हुआ है कि उसको किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा, ठीक है, या वो ड्यूटी बाउंड नहीं था ये चीज करने के लिए, उसने ऐसे ही किया, ठीक है, अपने तौर पर उसने वॉलंटरली किया और इरादतन किया, उसको किसी ने ये भी नहीं कहा था कि भाई जाके उसका रास्ता रोको, ऐसा भी कुछ नहीं था। ठीक है, वो कोई ड्यूटी बाउंड भी नहीं था उस चीज को करने के लिए। जिस तरह अब हम ये चीज कहते हैं कि जैसे कोई इस तरह की चीज होती है कि जी किसी सरकारी ओहदेदार ने आना है, या कोई मुल्क की सूरत हाल इस तरह की हो जाती है, तो बाज दफा जो रोड्स होती हैं उनके आगे रुकावटें खड़ी कर दी जाती हैं कि भाई आप यहाँ से ना गुजरे। अब हम राइटफुल होते हैं कि हम वहां से गुजरें, लेकिन कोई मजबूरी होती है, कोई वजह होती है, जो वहां पर पुलिस खड़ी होती है, वो ड्यूटी बाउंड होती है कि वो हमें यहाँ से ना गुजरने दे। ठीक है, क्योंकि मुल्क के हालात इस तरह के चल रहे होते हैं कि हमें उस चीज को ओबे करना पड़ता है। जबकि हम टोटली राइटफुल होते हैं, नॉर्मली हम उन्हीं रास्तों से गुजर रहे होते हैं, तो अब क्या वजह बन जाती है। तो हम इस चीज को इसमें फॉलो नहीं करेंगे। ये एक, आप ये समझ लें कि अनयूजुअल सिचुएशन है, ठीक है। बट द थिंग इज कि यहाँ पर एक ऐसा शख्स रोकता है कि जो कोई ड्यूटी बाउंड भी नहीं था, वो अपने इरादे से लगा हुआ है, ठीक है, फिर वो दूसरे शख्स को उस रास्ते से रोकता है कि जहाँ पर चलने का हक, जहाँ पर जाने का हक उसका राइटफुल था वो उस चीज के लिए, ठीक है। और यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीड इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, कि प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है, चीज का आगे बढ़ोतरी करना। तो वो राइटफुल था, लेकिन नहीं करने दिया, तो हम कहते हैं कि उस शख्स की रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया। तो इस, जो हमारी ऑफेंस है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं कि सबसे पहले तो आपने ये माइंड में रखना है कि भाई वो राइटफुल था उस रास्ते पे जाने के लिए, ठीक है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी कि जहाँ पर कोई अथॉरिटी खड़ी थी, यहाँ पर पुलिस वाले खड़े थे, उसको वो बाउंड थे कि वो लोगों को रोकते। तो हम अलहदा से उठ के ये चीज नहीं कह सकते कि भाई ये अनलॉफुल किया है, ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर दिया हमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब इसका एक और सवाल है हमारी, अ, जो डेफिनेशन है पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर, उसके अंदर एक्सेप्शन है, ठीक है, वो रखी गई है। क्या मुजाहिम बेजा की तारीफ में कोई इस्तिस्ना भी हासिल है, कि हमने ये जो चीज पढ़ी है सारी, इसमें कोई इस्तिस्ना हासिल है? बिल्कुल हासिल है। एक प्राइवेट पर्सन है, ठीक है, उससे वो कोई रुकावट डाल के कोई रास्ता रोक देता है, चाहे वो खुशकी का था, चाहे वो तरी का था, ठीक है, लेकिन उसको, ये उसके माइंड में चल रहा था कि वो इस चीज के करने का कानूनी इख्तियार रखता है, ठीक है, जबकि हकीकत में उसको कोई इख्तियार हासिल नहीं था, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उसने ये चीज की। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, मेंस रिया की और एक्चुअस रिया की, कि आपका नियत भी उस चीज के लिए करना जरूरी होता है, और फिर उसका एक्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पर किसी शख्स की रुकावट डालने की पीछे कोई बदनीयती नहीं थी, ठीक है, वो, उसको ये गुमान था, ठीक है, कि भाई मैं ये चीज कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे इस चीज का हक हासिल है, ठीक है, और वो गलत, वो समझ रहा कि ये गलत है ही नहीं, उसकी कोई बदनीयती उसमें नहीं थी, तो वो इसके अंदर फॉल नहीं करता। तो गुड फेथ था उसका, और बुरा फेथ जो था वो नहीं था। अच्छा जी, अब हम जो है वो चीज पढ़ते हैं अब इसमें कि भाई रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का तो आपको वाजे होगा कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट होती क्या। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो बनता है रॉन्गफुल कॉन्फाइनमेंट का। लेकिन रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की मैं आपको सजा बता दूं कि वो कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और इसकी तकरीबन 1 माह सजा है, ठीक है, जो दफा नंबर हमारी 341 हमें बताती है, ठीक है, और इसके साथ जुर्माना भी है जो 500 रुपये हो सकता है, और दोनों सजाएं भी दी जा सकती हैं। ये मैं बता रही हूँ अपनी पहली ऑफेंस की, जिसको हम रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट जो है वो कहते हैं।
अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अ, हफ्जे बेजा, मतलब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, कि उससे क्या मुराद है। ये हमारी जो ऑफेंस है ये फॉल करती है 340 में। ठीक है। और अब उर्दू में इसको किस तरह से एलेबोरेट किया जा सकता है वो मैं बताती हूँ। जो कोई शख्स किसी शख्स की इस तरह मज़ाहमत बेजा करे कि उसको खास हदूद मुहीत से बाहर जाने से रोके, तो कहा जाएगा कि उसने मज़कूरा शख्स को हफ्ज़े बेजा में रखा। यानी कोई कोई रूम हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जैसे मैंने पहले बताया कि एक बाउंड्री हुई हुई है, ठीक है, और वो ना तो इधर को निकल सकता है ना इधर को निकल सकता है ना बैग जा सकता है, ठीक है, उसके पास एक ही रास्ता है, ठीक है, वो भी बंद है, ठीक है, वहां से भी उसको रॉन्गफुल कन्फाइन किया हुआ है। तो इस तरह से जो हो उसे हम कहते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अच्छा जी। अब क्या है कि whoever wrongfully restrained any person in such a manner as to prevent from proceeding beyond certain circumscribing। अब यहाँ पर जो एक मेन वर्ड यूज है वो है सरकमस्क्राइबिंग, मतलब हदूद, हदूदो मुहीत। ठीक है, ऐसी हदूद जो अहाता किए हुए हैं आपको। ठीक है, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है सरकमस्क्राइबिंग। इसके स्पेलिंग है CIRCUMSCRIBING। ठीक है, सरकमस्क्राइबिंग लिमिट्स, सरकमस्क्राइबिंग लिमिट्स के लिमिट्स हैं, उसके अंदर थे आप, उससे बाहर नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, कब्जे पे जामे रखना। तो रोकफुल रेस्ट्रेंट वही आ जाएगा, प्लस जब आप उसके अंदर ये बताते हैं कि भाई सिर सिरकमस्क्राइबिंग लिमिट्स थी, तो वो ऑफेंस बन जाती है रोंगफुल कन्फाइनमेंट की। ठीक है, तो ये चीज जो है वो बेसिकली इसके अंदर आती है। अब इसमें उन्होंने मिसाल भी दी है कि जैद और बकर है, ठीक है, जो जैद है वो बकर को एक चार दीवारी में अ, ताला लगा देता है और उस दीवार के खत्म ही से बाहर किसी मत में जाने से रोकता है, मतलब वो उसे बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, अब क्या करता है कि वो जैद मुसल्ला आदमियों को हमारे से निकलने के रास्तों पर मुहित कर देता है। जैसे अक्सर आप देखेंगे किसी को अगवा किया जाता है या एक बंद जगह पर लाकर रखा जाता है, तो उनके जो अपने अहलकार होते हैं जो फेंस के अंदर मुलव्वस होते हैं, सहूलतकार होते हैं, तो वो इर्द गिर्द पिस्तौलें लेके या कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, जिसे दूसरे को डराया जा सके कि भाई तुमने यहाँ से बाहर नहीं निकलना, ठीक है, वो चीजें लेकर खड़े हो जाते हैं कि भाई उसको एक जगह पर कैद कर लिया है, ठीक है, वो यहाँ से निकल नहीं सकता, तो इस चीज को कहा जाएगा कि कॉन्फाइन जो है वो किया जाएगा। अच्छा जी, अब इसकी सजा क्या है, हफ्ते भेजा की सजा 342 के अंदर इसकी सजा है जो कि 1 साल की है, ठीक है, और 1,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। ये दोनों सजाएं इसके अंदर मौजूद है। जिस तरह से आपको मैंने पहले बताया कि ये 339 से 348 तक ऑनवर्ड्स जो हैं वो चलती हैं ये सजाएं। ठीक है। अब इसके अंदर मजीद चीजें हैं, जिस तरह से इसका थोड़ा तस्करा मैं कर देती हूँ। मेन चीजें यही थी कि इन दोनों की जो डेफिनेशंस हैं उसके कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनके अंदर फर्क भी वाजे हो जाता है, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की हीनियसनेस रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट से ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ तो वाजे होगी। फिर इसके अलावा इसके अंदर जो मजीद चीजें ऐड करते हैं, तो वो ये चीज़ बनती है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3, ठीक है, और मोर डेज, ये बनती है 343 के अंदर आ जाती है कि एक शख्स को कन्फाइन किया जाता है। अब डेज पर बात चली गई है, ठीक है, कि आप किसी को 3 और मोर डेज के लिए कर रहे हैं तो सजा क्या होगी। 344 आ जाता है, ठीक है, रोंगफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज, कि आप 10 और उससे ज्यादा डेज के लिए किसी को कन्फाइन कर रहे हैं उसकी सजा क्या होगी। ठीक है, फिर 345 यहाँ पे मैं तस्करा कर दूं कि जब आप इसे पढ़ें बहुत एहतियात से पढ़ें और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि whose wrongful confinement of a person for whose liberation writ has been issued, के उसको कह दिया गया कि भाई आजाद कर दो उसे। ठीक है, वो कैद में था, उसको आजाद कर देने का कहा गया है, और उसके बावजूद आपने उसे अपने जो है वो काबू में किया हुआ है, उसे कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। 345 जो है वो आप पे चार्ज होगी। wrongful confinement in secret, wrongful confinement to extort property
और कॉन्स्ट्रेन टू इलीगल एक्ट। अब एक कॉन्फाइनमेंट, ये 347 है, ठीक है, 347, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मैं बता रही हूँ कि जब आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इन दोनों के ऑफेंसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की, तो आगे जो इसके सेक्शन चल रहे हैं उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस बनते हैं वो 345 है, क्योंकि नॉर्मली इसका इस्तेमाल होता है आम प्रैक्टिस में। और 347 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट खुद एक इलीगल एक्ट है, और वो इस वजह से किया गया है कि मजीद एक और आगे ऑफेंस जो है वो हमने करनी है, जिसके अंदर एक्सटॉर्ट करना प्रॉपर्टी को, ठीक है, और दूसरा छीनना मतलब है, और कॉन्स्ट्रेन टू इलीगल एक्ट, ठीक है, और किसी इलीगल एक्ट जो है उसको करवाने की तरफ जो है वो कुछ करना है, ठीक है। तो ये चीजें जो है उसके अंदर शामिल हैं। तो ये क्या बन गया, 339 से ऑनवर्ड 348 तक की ऑफेंसेस के, इसके अंदर कौन कौन सी ऑफेंसेस जो है वो शामिल हैं। अब इसको उर्दू में भी मैं सर आपको बता देती हूँ, कि जिनका मैंने जिक्र अभी इंग्लिश में किया। तो इसे हम यूं कहते हैं कि हफ्ते बेजा से मुतल्लक जुराइम की सजाएं। ये अब जिनका जिक्र किया गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से रिलेटेड नहीं है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के साथ जुड़ी हुई ऑफेंसेस हैं, ठीक है, उससे मुतल्लका जुराइम है। अब क्या है, 3 या इससे ज्यादा दिनों के लिए हफ्ते बेजा में रखना, ठीक है, इसकी सजा क्या हो जाती है, 2 साल तक कैद। 10 या इससे ज्यादा दिनों के लिए हफ्ते पजामे रखना, 3 साल कैद। किसी ऐसे शख्स को हफ्ते पजामे रखना जिसके लिए हुक्मनामा रिहाई जारी किया गया हो, इम्पोर्टेंट अगेन 345 इम्पोर्टेंट है, 2 साल तक की कैद होगी। खुफिया तौर पर हफ्ते पजामे रखना। फिर इस्तेहसाल माल या फेल नाजायज पर मजबूर करना, आप किसी शख्स को मजबूर कर रहे हैं कि भाई तुमने ये एक्ट करना है, ठीक है। दूसरा क्या आपका मकसद है कि आप इसे प्रॉपर्टी का इस्तेहसाल कर रहे हैं, माल का इस्तेहसाल कर रहे हैं कि भाई आपको किसी ना किसी तरीके से मिल जाए। 347, 3 साल कैद और जुर्माना। जबरन इकबाल जुर्म करना या माल या किसी नाजायज फेल पर मजबूर करने के लिए हफ्ते पे जा में रखना, ठीक है। आप कन्फेशन करवा रहे हैं जबरदस्ती, 348 है। जबरदस्ती कन्फेस करवाना चाह रहे हैं, बेसिकली ये ऑफेंस लगती है पुलिस पर, कि जब वो किसी को रख कर उससे कन्फेशन करवाने की कोशिश करती है जबरन, ठीक है, तो ये करवाना। इसके अलावा किसी नाजायज फेल पर मजबूर करना, ठीक है, 3 साल तक कैद और जुर्माना। 348 का इतलाक उन मामलात में भी होता है जहां पुलिस किसी वजह से किसी शख्स को मबहूस रखती है, और उसका मकसद ये होता है कि वो इकबाल जुर्म करवा सके, ठीक है। तो ये चीजें हैं इससे मुतल्लक। लेकिन अब एक और मजे की बात ये है कि हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफेंस की, उसके आखिर कौन से इस तरह के चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं जिनको साबित करना जरूरी है। सबसे पहला ये है कि मुजाहमत का वजूद क्या था। मुजाहमत किसी शख्स को उस सिमत में जाने से रोकने से की गई जिसका वो हक रखता था, ठीक है। ये चीज इसके अंदर जो है बेसिकली आती है कि कन्फाइनमेंट तो सेकंड चीज है। सबसे पहले है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में क्या है कि आपका हक था जाने का, आपको रोका गया। क्यों रोका गया, उसकी कोई लीगल वजह नहीं बनती, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वजह नहीं बनती, कोई हंगामी सूरत हाल नहीं थी, कोई वहां पे खड़े जो रोकने वाला शख्स था वो ड्यूटी बाउंड नहीं था, उसके पास कोई रीजन नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रोका गया। होपफुली कि ये जो लेक्चर है आपको क्लियर हो गया होगा विद ऑफेंसेस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।